नमस्कार, जोहार। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में हमारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे साथ हैं पोषाहार विशेषज्ञ डॉक्टर टीना घई और उनकी दाईं ओर हैं डॉक्टर मनीषा घई। माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर मनीषा घई, और उनकी दाईं ओर हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृदुला कच्छप। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मृदुला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषक आहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पोषक आहार जैसे हम कह रहे हैं, पोषक आहार जो है वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में काम आता है जी। और जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं वो हमारे शरीर के जितने सेल्स हैं उनके ग्रोथ में और सेल के टूट फूट हो जाने पर उनके रिपेयर में, उसमें भी वो पोषक आहार ही काम आता है। और हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए ये पोषक आहार ही है। तो इसके द्वारा ही हमारे पूरे शरीर का पूरा डेवलपमेंट और उसका ग्रोथ, बच्चे से लेकर के बड़े होने तक, मेनोपॉज तक, बूढ़े होने तक, ये पोषक आहार जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी, हमारे शारीरिक और हमारे मानसिक विकास दोनों के लिए पोषक आहार जो है वो बहुत ही आवश्यक है। मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पोषण सप्ताह मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, पोषण सप्ताह यानी कि 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है। पोषण सप्ताह का मनाने का उद्देश्य यह है कि सारे स्तर में, जीवन के सभी स्तर में पोषण की आवश्यक है। इसकी जानकारी के लिए पोषण सप्ताह मनाया जाता है। जैसे जब बच्चा पेट में आता है, इसके अलावा हर चरण में पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए पोषण सप्ताह मनाया जाता है, खासकर लोगों को जागरूक करने के लिए। क्योंकि बहुत लोगों को जागरूकता नहीं होती है कि किस चीज़ में क्या पोषण मिलता है, किस चीज़ में क्या पोषण मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ चावल में ही बेस्ड है उनका डाइट, सिर्फ चावल ही खाते हैं। दाल, उनकी थाली से दाल सब्जियां वगैरह गायब रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उनको बहुत सारा पोषण नहीं मिल पाता है। तो ज़रूरी क्या है कि हम लोगों को जागरूक करें कि पोषण क्यों आवश्यक है। जैसे कि मैडम ने भी कहा कि पोषण क्यों आवश्यक है। पोषण शरीर के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए पोषण सप्ताह मनाया जाता है, वास्तव में लोगों को जागरूक करने के लिए पोषण के प्रति। जी जी, पोषक आहार के प्रति कि अगर जो भी खाना हम खा रहे हैं उस थाली में कितना संतुलित आहार हमें मिल रहा है जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि आप जो खा रहे हैं उसके प्रति जागरूक बनिए और समझिए कि जो फास्ट फूड खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं, जो दाल चावल खा रहे हैं, उसमें अंतर क्या है और वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। अब एक एक करके हम जानना चाहेंगे कि कम उम्र के लोग हों, चाहे बढ़ते बच्चे हों या वृद्ध लोग हों, उनमें इन पोषक तत्वों का लेना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए पोषक तत्व का लेना क्यों आवश्यक है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप 1 साल से 5 साल हम देखें अगर, तो उन पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अगर पोषण संतुलित आहार वो नहीं ले रहा है तो उसमें एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं, कुपोषित हो जाना, कुपोषण वो बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिसमें ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल दुबले पतले हैं, हाँ, और उसको मरासमस बोलते हैं हम लोग। दुबले पतले बच्चे हैं बिल्कुल, उनका आप देखेंगे कि रिब्स नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, है ना। और एक होता है कि बच्चे, उनका चेहरा सूजा, मतलब फूला हुआ रहता है, पैर हाथ फूले हुए रहते हैं, हाँ, पेट ऐसे लगेगा कि निकला हुआ है, उनके बाल बिल्कुल ब्राउन, रुखे रुखे से। तो ये सब प्रोटीन और कुपोषण की वजह से ही होता है। प्रोटीन बच्चों को नहीं मिलता है और संतुलित आहार नहीं मिलता, तो ये सब बच्चों के लिए दिक्कत आती है। फिर आप देखेंगे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे रतौंधी हो जाता है। तो रात में, शाम होते होते बच्चों को नज़र नहीं आता है। जी हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
फिर आप देखेंगे कि बच्चों में स्किन का प्रॉब्लम आने लगता है। जैसे होता है कि स्किन बिल्कुल रूखा हो जाता है, ठीक है ना। उसमें हम लोग उसको पेलेग्रा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने लगता है ये, जिसमें बच्चों को डायरिया भी कंटिन्यूस होता है। जिससे उसमें होता है कि एक हम लोग कहते हैं डर्मेटाइटिस, स्किन के प्रॉब्लम, डायरिया होने लगता है। डिमेंशिया मतलब इस मानसिक बुद्धि का विकास ठीक से नहीं होता है। जी हाँ। या भूलने की भूलने लगता है बहुत जल्दी, किसी बात को स्मरण शक्ति कम हो जाती है। और इन सब का भी अगर ट्रीटमेंट नहीं हो तो लास्टली डेथ, ये बहुत दिक्कत की बात है। तो बच्चों में ये सब बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन दिखती हैं। और ये तो बच्चों के लिए बात है। जी। तब हम जान लें मनीषा मैडम से कि किस तरह का आहार बच्चे ले। हम सभी जानते हैं कि फ़ास्ट फूड के प्रति उनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और हमारी थालियों से जो सब्जी का अंश है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कहेंगे तो दाल का भी जो मात्रा है ना, वो बच्चों की थाली से जो है वो लगभग गायब होने लग गया है। और बच्चों के ये खाने में पास्ता और पिज़्ज़ा की जो मात्रा है वो बढ़ने लगी है। तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बच्चे को स्वस्थ रखना है तो किस तरह का आहार जो है हम ऊपर से दे सकते हैं, और कुछ ऐसे आहारों के बारे में भी हमें बताइए जो कि घर में आसानी से बनाया जा सके। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और अभी बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के फास्ट फूड के प्रति क्रेज़। जी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जागरूक करें बच्चों के माता पिता को, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो भोजन ग्रहण करते हैं वो माँ के थ्रू ही भोजन ग्रहण करते हैं। माँ जो बना करके देती है वही खाते हैं। अगर माँ को ही अगर जानकारी नहीं होगी पोषक तत्वों के बारे में तो वो कैसे बच्चे को पोषक तत्व से परिपूर्ण भोजन देगी। इसलिए जो माँ को कहते हैं ना कि प्रथम गुरु होती है बच्चों की, इसलिए माँ को सबसे पहले जागरूक करने की आवश्यकता होती है कि बच्चों को सही रूप से पोषक तत्व दे, ताकि वो बाहर जा कर के क्रेज़ी होकर के फास्ट फूड नहीं खाएं। जैसे फास्ट फूड खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे अभी मतलब अगर देखा जाए, आंकड़ा देखा जाए तो अगर हम 100 में से 50% लोग जो है ना, आजकल जो किशोरी जो लड़कियां हैं वो PCOD नामक प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। इसका बहुत मुख्य कारण है आपका फास्ट फूड यानी कि चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इन सब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। लोग आजकल क्या है कि लोग घर का दाल चावल सब्जी नहीं खाते हैं। इसके अलावा घर के लोगों को जानकारी भी नहीं होती है कि कितना दाल देना चाहिए, कितनी सब्जियां देनी चाहिए, कहाँ किस चीज़ में प्रोटीन मिलता है, किस में विटामिन मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जागरूकता, क्योंकि आजकल धीरे धीरे समाज जागरूक भी हो रहा है। ये मैं नहीं बोलूँगी जागरूकता नहीं आ रही है, नहीं बहुत ज़्यादा जागरूकता आ रही है, पर धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। तो इसलिए ना क्या है कि प्रोटीन अच्छे से दे। प्रोटीन अगर बच्चा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ लेता है, जैसे स्टेपल फूड, जैसे कि जितना तरह का ग्रेन्स होता है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब लेता है, तो उसके अलावा ये ज़रूरी हो जाता है कि उसके खाने में दाल भी हो। और अगर नॉनवेज खाता है तो मांसाहार भोजन भी हो, जैसे कि अंडा है, फ़िश है, चिकन, ये सब भी होना चाहिए। दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ भी होने चाहिए। इसके अलावा हरी सब्जियां, आजकल बच्चे हरी सब्जियां खाना नहीं चाहते हैं जी। तो इसमें ज़रूरी है कि जो माताएं होती हैं उनको कैसे बच्चों को टैक्टफुली सब्जी खिलाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, हमारे क्लिनिक में भी आते हैं, तो वो लोगों का शिकायत रहता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि जो बच्चे जो होते हैं ना, वो रंग को देख कर के ज़्यादा आकर्षित होते हैं, रंगीन चीज़ों को देख के ज़्यादा आकर्षित होते हैं जी। तो इसमें क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डिफरेंट तरह से टैक्टफुली बच्चों को खिलाया जा सकता है। जैसे कि पालक को पीस करके उसकी रोटियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। गाजर को पीस के उसकी रोटियां बनाई जा सकती है जी, ठीक है। इसके अलावा सूप है, सैंडविचेस के रूप में दिया जा सकता है। आटा का सैंडविच में जो है वो ज़्यादा सब्जी डाल कर दिया जा सकता है। जैसे कि चाउमीन खाते हैं बच्चे, चाउमीन में बहुत सारी सब्जियां डाल दें, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सब्जियां ऐसे ऑटोमेटिकली बच्चे ले लेते हैं जी। तो बहुत सारा प्रॉब्लम। मैं ये नहीं बोलती कि जंक फूड मत खाइए, बट जंक फूड जो खाना है ना उसको मॉडिफाई करके खाइए, उसमें बहुत सारा हरी सब्जी डाल के खाइए। मैं बोलती चाउमीन खाओ, पर चाउमीन में बहुत सारी हरी सब्जियां होनी चाहिए जी। इसमें मैदा कम हो, सब्जियां ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। जी हाँ, पाचन जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। सेम चीज़ जो होता है, जैसे कि जो बच्चे अगर दूध नहीं पीते हैं तो दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, जैसे कि खीर बना के दे सकते हैं चावल और दूध डाल करके। तो उससे क्या होगा कि उसकी पौष्टिकता और बढ़ जाएगी। जो अमीनो एसिड जो है दूध में उपस्थित नहीं रहता है, जो अमीनो एसिड चावल में उपस्थित नहीं रहता है, अगर
वही जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ जाती है और भोजन ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। तो इस तरह से मिश्रित करके भी खाना दिया जा सकता है। जैसे खिचड़ी हो गया, चावल दाल मिश्रित करके खिचड़ी बना दे, उसमें बहुत सारी हरी सब्जियां डाल दे, तो वैसी स्थिति में भी बच्चों को दिया जा सकता है। बच्चों को या बूढ़ों को या किसी भी मिडिल एज के लोगों को भी दिया जा सकता है ऐसे। जी जी जी। अब हम बात कर लें किशोरियों की और गर्भवती महिलाओं की। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो किशोरी कुपोषित है या पोषक तत्वों की कमी है, वो क्या स्वस्थ माँ बन सकती है? ये बहुत बड़ा इशू है जी। अभी हम देखते हैं जैसे किशोरावस्था हम लोग देखते हैं ना कि 10 से 15 साल एक माना गया है। तो लेकिन किशोरियों का एक तो हमारे समाज की जो स्थिति है कि अब बेटों को पहले सब चीज़ देना करना, उनके लिए भोजन देना, फिर बेटी को देना, ये सब मान्यताएं हैं। तो इसमें भी किशोरियों को बहुत अच्छा डाइट नहीं मिल पाता है जी। बहुत बार किशोरियाँ देखती हैं कि माँ क्या खा रही है, माँ सबसे लास्ट में खा रही है तो किशोरी भी लास्ट में खाएगी, बेटी भी लास्ट में खाएगी माँ के साथ। जी जी। हर जगह यही स्थिति रहती है। तो उसमें क्या होता है कि जब किशोरावस्था है, ये शरीर को बनने का समय है जी। हाँ, समय है। जबकि एक किशोरी के शरीर को जो किशोरावस्था में उसके शरीर में हड्डियाँ मजबूत होंगी, उसके शरीर में फैट आएगा, उसका ग्रोथ होगा, मानसिक विकास होगा, हर तरह से उसी समय, वही जो समय है उसके डेवलपमेंट का है। और ये एक समय आता है, इसी समय में बच्चे किशोरियों को मेनार्की आएगा, ये पहली बार मासिक धर्म आने लगता है। तो उस समय भी खून की कमी होने लगेगी। तो अगर सही पोषण नहीं मिला तो जब वो किशोरावस्था में ही कमज़ोर है तो जब वो माँ बनेगी, और आजकल आप जानते हैं कि अभी भी है कि बहुत जल्दी शादी कर दो, और शादी भी उसके बाद में हमको 1 साल के बाद में पोता चाहिए, पोती चाहिए, तो फिर जल्दी प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। एक तो शरीर ऐसे ही कमज़ोर रहेगा और वो फिर जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको सही भोजन मिला, सही पोषण मिला तो भी चलेगा। लेकिन अगर उस समय भी उसके साथ यही स्थिति रही तो बच्चे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, खुद का शरीर कमज़ोर रहेगा। अगर माँ में आयरन की कमी है, बच्चे को भी आयरन की कमी होगी। तो बच्चे को जब बच्चा कमज़ोर होगा तो वो भी शारीरिक, मानसिक, हर रूप से कमज़ोर होगा। जी जी, है ना। तो हर रूप से उस तरह से कमज़ोर होगा। अगर समय पर फोलिक एसिड वगैरह नहीं ले रही है, और फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, अगर उस समय वो नहीं ले पा रही है फोलिक एसिड, तो क्या होगा कि बच्चा का जो ग्रोथ होगा वो बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। जैसे कि बच्चा को हम लोग कहते हैं उसका जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो वो होने लगता है, और बच्चा का जो स्कल है वो ठीक से नहीं बन पाता है। एनेन्सेफली हम लोग बोलते हैं, कहते हैं कि बच्चे का सिर ठीक से नहीं बन रहा है। और स्पाइना बाइफिडा होता है, जो स्पाइनल कोड जो है वो ठीक से बंद नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कभी किसी बच्चे के रीढ़ की हड्डी के बाहर में इतना बड़ा ग्रोथ है, नीचे कमर के पास ऐसे ग्रोथ आ जाता है, जो कि स्पाइनल कोड हाँ उसके वजह से तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। फिर किशोरी अगर फिर एक प्रेग्नेंट लेडी अगर कमज़ोर है, ठीक से खा नहीं रही है, कैल्शियम नहीं ले रही है, तो खुद का तो हड्डी कमज़ोर होगा ही, साथ में बेबी का भी हड्डी कमज़ोर होगा। और फोलिक एसिड की बात जहाँ तक होती है कि अगर वो सही तरीके से फोलिक एसिड नहीं लेती है तो बहुत बार क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो गर्भाशय से अलग होने लगता है, और प्लेसेंटा अगर गर्भाशय से अलग होगा तो या तो प्रीमेच्योर डिलीवरी कराना पड़ेगा या बेबी का डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए किशोरावस्था में ही पूरी तरह से पोषक तत्वों का होना जरूरी है, ताकि वो जब भी माँ बने, चाहे वो अर्ली फेज में बन रही है या बाद में बन रही है, हाँ जी, तो उस समय वो खुद भी मजबूत रहे और जो उसके गर्भ शिशु जो होगा वो भी मजबूत रहेगा। और पूरे प्रेगनेंसी तो देखभाल की भी ज़रूरी है, हर तरह से खाने पीने के साथ में मेडिसिन्स भी लेना ज़रूरी है। जो हम भोजन से नहीं कर पाते हैं तो आयरन की, कैल्शियम की मल्टीविटामिन्स टैबलेट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके और
एक स्वस्थ परिवार बन सके जी, और जी, खुद भी स्वस्थ रहे। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पर हम मनीषा जी से जान लेंगे कि अगर गर्भवती महिला है और उन्हें फॉलिक एसिड की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो हैं ही, तो इन सब चीज़ों को वो कैसे प्राप्त कर सकती हैं? ऊपर से ही से उनको लेना पड़ेगा टैबलेट्स, या घर की चीज़ों से भी उसे प्राप्त कर सकती हैं? देखिए, ऐसा है ना कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान अगर ढंग से अगर महिलाएं अगर ठीक से कैल्शियम नहीं लेती हैं तो क्या करता है बच्चा, जो गर्भस्थ बच्चा जो होता है वो अपने बोन डेवलपमेंट के लिए माँ के हड्डी से कैल्शियम खींच लेता है जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान माता जो होती है, जो गर्भवती माता होती है, उसको प्रॉपर रूप से कैल्शियम मिले। इसके लिए कैल्शियम किस किस चीज़ों में बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है, जैसे दूध में कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है जी जी। इसके अलावा हरी साग सब्जियों में भी कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नॉनवेज फूड, अगर जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों में भी उसमें भी कैल्शियम अच्छा मिलता है। समुद्री मछली, इसमें भी कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है। पर ये ज़रूरी नहीं कि सब जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको नहीं मिलेगा, उनको दूसरे तरीके से जैसे कि हमारे जो छोटा नागपुर में, झारखंड में जो है मड़ुआ कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो सब कोई के पास ज़रूरी नहीं है कि आप दूध वगैरह ही मिले, तो मड़ुआ एक सस्ता सुविधापूर्ण साधन है जो मड़ुए का प्रयोग कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कैल्शियम की बहुत अच्छे से पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा आपने कहा फॉलिक एसिड जो होता है, जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे मौसमी, यहाँ पे हमारे झारखंड में बहुत तायत मात्रा में हरे साग मिलते हैं जी, तो अपने भोजन में कोई ना कोई साग जरूर से शामिल करें, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉलिक एसिड की भी जो कमी होती है वो पूरी होगी। इसके अलावा जो टैबलेट के रूप में भी फॉलिक एसिड लिया जा सकता है जी। तो इस हिसाब से यानी घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, हमारे आसपास जो साग सब्जी मिल रहा है, उनको खाकर भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सिर्फ ये नहीं हमें सोचना है कि टैबलेट नहीं लिया, आयरन की टैबलेट नहीं लिया, या फॉलिक एसिड का टैबलेट नहीं लिया, या हम जो है काजू नहीं खाएं, अखरोट नहीं खाएं, बादाम नहीं खाएं। हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनको सही तरीके से सेवन करके भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जब हमारे खान पान की बात चल रही है तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि पानी भी हमारे लिए, हमको स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है, उसकी सही मात्रा? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। पानी बहुत ज़रूरी है शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। डिटॉक्स मतलब शरीर के जितने खराब तत्व गंदगी जो है उसको बाहर निकालने के लिए पानी पीना चाहिए। पर पानी पीने का भी एक तरीका है। पानी जो है ना, हमेशा भोजन के आधा घंटा के पहले पिए या आधा घंटा के बाद। भोजन के तुरंत बाद अगर पानी हम पीते हैं तो बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, तो वो एंजाइम जो है ना वो ये डाइल्यूट हो जाते हैं, वो ठीक से भोजन को पच नहीं पाता है और पेट फूलना, गैस वगैरह होना का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि या तो भोजन के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत अगर भोजन अटक रहा है तो हल्का फुल्का पानी पी सकते हैं, नहीं तो भोजन के आधा घंटा के पश्चात ही पानी पीना चाहिए, तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। और कम से कम दिन भर में ना 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। जी जी। कुछ लोगों का है खाना तो खा लिए, लेकिन अरे पानी की क्या ज़रूरत है, कभी पानी पी लेंगे, कभी नहीं पिएंगे, कभी खाते वक्त ही 2 गिलास पानी पी लिए, अरे खाते वक्त तो पानी पिए। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं उसको पचाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी पीते ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जाती है, जिससे हम अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान समझ सकते हैं। कुछ भी हो रहा है, अगर हम 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो हमें एक तरह की नई स्फूर्ति और एनर्जी मिल जाती है। इसलिए पानी का प्रयोग भी हमें करते रहना है। अब ढलती उम्र की बात कर लें। ढलती उम्र में महिलाओं की जो है वो बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे में अगर पोषक आहार ना मिले तो और भी कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलेंगी? ढलती उम्र में जब हम महिलाओं की बात करें तो ये हम मेनोपॉज के बारे में बात कर सकते हैं। जी। और मेनोपॉज का मतलब हुआ कि जब मासिक धर्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बंद हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में हार्मोन्स में बदलाव आने लगते हैं, से एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी होने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसका असर हड्डियों पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा असर हड्डियों पर ही पड़ता है और वो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हम हड्डियों में खोखलापन आने लग जाता है
और जिसकी वजह से बहुत जल्दी हड्डी टूट सकते हैं। जरा से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि छींक आया और हड्डी टूट गई, इतना अगर वो ध्यान नहीं देती हैं, सही समय ठीक से उसका देखभाल ना किया जाए और संतुलित आहार ना ले तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है। अब देखेंगे घुटने में दर्द हो रहा है, पैर हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो सब होती है कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी से। तो जब ये जो मेनोपॉज की स्थिति आती है उस समय और भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लश हम लोग कहते हैं, अचानक लगेगा कि गर्मी लग रही है ना, थोड़ी देर के लिए बहुत तेज़ गर्मी लगेगी, फिर ठीक हो जाएगा। फिर होता क्या है कि चिड़चिड़ापन आने लगता है, कभी कभी बहुत आलस आने लगता है, कभी नींद नहीं आ रही है, ये भी हो सकता है। और बहुत बार सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, बहुत सारी बातें याद नहीं रहती हैं, भूल गए, कहीं कुछ सामान रखा भूल गए, तो ये सब बातें भी होती हैं। तो इस समय में संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी जी। तो अपने आप को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, तो ये सब चीज़ कई तरह की समस्याएं जो हैं वो स्मरण शक्ति कम हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और अवसाद जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसी सारी आने लगता है, बहुत सारी बातें मेनोपॉज में आने लगती हैं। तो इन सब का उपाय संतुलित आहार ही है अगर हम देखें तो जब इन सारी चीज़ों का इलाज संतुलित आहार है तो हम कैसे आहार को अपने मतलब रोज़ाना शामिल करें? देखिए, अभी डॉक्टर साहब मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि शरीर में एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है। तो शरीर में एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारा परिवर्तन होता है जी। तो भोजन में कुछ ऐसे तत्व उपस्थित है, जैसे कि सोयाबीन जो होता है उसमें फाइटो एस्ट्रोजन मिलता है। फाइटो मतलब कि वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला एस्ट्रोजन। तो वैसी स्थिति में सोयाबीन को अपने भोजन में ज़रूर से शामिल करना चाहिए, कम से कम वीक में 3 दिन ज़रूर खाना चाहिए सोयाबीन, ठीक है। इसके अलावा मैडम ने ये भी कहा कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सही रूप से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लोग अच्छे से कैल्शियम नहीं लेते हैं। जी हाँ। वैसे भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे जब मेनोपॉज होना शुरू होता है तो एस्ट्रोजन की कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या है कि उसको ठीक ठाक रखे, इसके लिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट विथ विटामिन डी वाला सप्लीमेंट ले, साथ में कैल्शियम युक्त भोजन को प्रयोग जरूर से इसमें लाए। जैसे तिल हो गया, तिल में कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है, दूध में कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा मैंने कहा था रागी में कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है। जी हाँ। तो इन सब चीज़ों को अपने भोजन में ज़रूर से शामिल करें। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, हमारे भारत में ऐसे भी हम लोग लो प्रोटीन ही खाना खाते हैं। जी जी, ठीक है। तो हम लोग के डाइट में थोड़ा प्रोटीन की कमी बहुत होती है। तो हमारे इसमें ना, जैसे कि दाल हो गया, अंकुरित चना हो गया, इसके अलावा अगर ड्राई फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर नॉनवेज वगैरह खाते हैं, जैसे अंडा है, अंडा बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। इसमें 98% जो है ना बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा ज़रूर खाएं, और अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो दूध ज़रूर पिए। अगर दोनों ही नहीं खाते हैं तो आप मड़ुआ का प्रयोग जरूर करें, जिससे क्या है कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा सोयाबीन का प्रयोग जरूर करें। हफ्ते में 3 दिन सोयाबीन की बड़ी के रूप में, सोयाबीन की ग्रैन्यूल्स के रूप में जरूर से अपने भोजन में शामिल करें, जिससे जो हम लोग की जो एस्ट्रोजन की कमी हो रही है शरीर में, उसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। जी जी। विटामिन डी की क्या भूमिका है? देखिए, विटामिन डी जो होता है ना, जो हम लोग कैल्शियम ग्रहण करते हैं, कैल्शियम लेते हैं, तो विटामिन डी का काम क्या करता है कि वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जी। अगर हम लोग सिर्फ कैल्शियम खा रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा, अवशोषित नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में विटामिन डी ज़रूरी होता है। वैसे जैसे कि अगर हम लोग आयरन ले रहे हैं और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ नहीं ले रहे हैं, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, ये सब बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स होता है। तो अगर हम लोग आयरन ले रहे हैं, जैसे हम लोग साग खा रहे हैं, साग आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। जी हाँ। पर साग में अगर हम लोग ऐसे ही साग खा रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छे से आयरन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करना चाहिए कि साग में एक टमाटर डाल देंगे। टमाटर में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। जी। तो क्या होता है कि साग में टमाटर डालने से जो
आयरन होता है हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। सेम चीज़ अगर हम लोग कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो कैल्शियम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जी जी, बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने कि हाँ, अगर हम घर में के आसपास जो चीज़ें मिल रही हैं, साग सब्जी, टमाटर, सोयाबीन, और बहुत ही ये कम खर्चे में भी हो सकता है, तो इसका प्रयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सारी तो बातें हुई उम्र के अनुसार महिलाओं की। हम एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सामान्य व्यक्ति की थाली में क्या क्या शामिल होना चाहिए जिसे हम कहें कि हाँ, ये थाली जो है वो पूरी तरह से संतुलित है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि संतुलित थाली में क्या क्या होना चाहिए। संतुलित थाली में जैसे हमारा जो पोषक तत्व है, जिसमें मेन जो पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बसा, इसके अलावा मिनरल और विटामिन, ठीक है। तो जितने तरह के ग्रेन्स होते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट वर्ग में आते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में से सभी तरह की दालें, राजमा, चना, ये सब प्रोटीन ग्रुप में आती हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां हो गई, ये सब जो होता है, हरी सब्जियों में बहुत अच्छा आपका विटामिन और मिनरल्स मिलता है जी। पर अच्छे से बॉडी में जैसे विटामिन ए, डी, ई, के जो होता है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जी। तो उसके लिए हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है कि हम लोग फैट भी लें, पर थोड़ी मात्रा में फ़ैट भी होना चाहिए। जी जी। तो जैसे कि हम लोग चूँकि भारत देश में रहते हैं, यहाँ का वातावरण बहुत गर्म है, तो हम लोग प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो हमारा जो थाली होना चाहिए जिसमें 50% जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 40% जो होना चाहिए आपका प्रोटीन होना चाहिए, एंड 20% जो होना चाहिए आपका फैट होना चाहिए, और साथ में मिनरल्स एंड विटामिन्स जो होता है वो होना चाहिए। इस तरह से आपका जो थाली होता है वो बैलेंस थाली या संतुलित थाली कहलाता है। फैट के लिए हम किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, फैट के लिए जो होता है ना, आजकल हम लोग मना करते हैं, रिफाइंड तेल नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, ठीक है, आप सरसों का तेल ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि घर का बना हुआ शुद्ध घी इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट। ठीक है, इसके अलावा जितना तरह का ड्राई फ्रूट्स होता है ना, उसमें भी फैट मिलता है जी, तो वो सब भी अपने इसमें प्रयोग करें। डालडा वगैरह जो है ये सब नहीं ले। अच्छा, जो ट्रांस फैट होता है ये हानिकारक बहुत होता है, हृदय के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जैसे कि जो नान खटाई होता है, आपका बिस्किट्स वगैरह जो होता है, इन सब का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इन सब में ट्रांस फैट होता है, पाम ऑयल होता है, जिसके कारण आजकल बहुत कम एज में जो है ना हृदयघात हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन सब का प्रयोग कम से कम करें। ऐसा नहीं कि फ़ैट बिल्कुल नहीं लें, फ़ैट लेना चाहिए, अच्छा फैट लेना चाहिए। जैसे कि आप सरसों के तेल के रूप में ले सकते हैं, सोयाबीन का तेल भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर रिफाइंड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब डालडा जो है, रिफाइंड ऑयल नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड ऑयल नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड ऑयल की जगह पर क्या ले सकते हैं? आप सरसों का तेल लीजिए। सरसों के तेल में पूरियां तो नहीं बनेंगी। आप सरसों के तेल को अच्छे से जला करके बनाओगे तो सरसों के तेल में जो स्मेल आती है ना वो खत्म हो जाती है। अच्छा। देखिए, आप शुद्ध घी में पूरियां बना करके ले सकते हो। हाँ, शुद्ध घी खाया जा सकता है। शुद्ध घी में पूरियां बना करके, रिफाइंड मत लीजिए, रिफाइंड फ्लोर मत लीजिए, चीनी भी का भी प्रयोग कम कीजिए, नमक भी कम लीजिए। चीनी की जगह पर हम किस चीज़ का प्रयोग करें? आप गुड़ ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं जी। लेकिन कभी कभी कहा जाता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीनी भी रिफाइंड होता है। देखिए, गुड़ में चूंकि बहुत सारा, चूंकि गुड़ रिफाइंड नहीं होता है, इसी कारण उसके अंदर नेचुरल रूप से बहुत सारा मिनरल्स और विटामिन्स उपस्थित रहता है। तो आप गुड़ ले सकते हैं, पर होते तो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के ही सोर्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होते हैं। तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स भी ना गुड़ खाते हैं कि नहीं हम तो गुड़ खाते हैं, हम चीनी नहीं खाते, बट ऐसा कुछ नहीं है। गुड़ और चीनी दोनों में ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, दोनों ही शुगर को बढ़ाते हैं। जी जी, जब शुगर की बात चली है, शुगर पेशेंट की बात चली है, तो एक धारणा है कि चावल जो है अगर प्रेशर कुकर में खाएं तो नहीं होगा, और अगर हम उबाल कर खाएं, जो छान कर खाएं, तो डायबिटीज़ वाले खा सकते हैं। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का चावल सही है? देखिए, चावल जो है ना, चावल मैं कभी मना नहीं करती हूँ, किसी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं मना करती, क्योंकि चूँकि हम लोग ऐसी जगह में रहते हैं ना, यहाँ अगर हम लोग चावल मना कर देते हैं पेशेंट को कि चावल मत खाओ, तो आधा बीमार पड़ जाता है। तो चावल की मात्रा थोड़ा लीजिए। ठीक है, आपने कहा कुकर में बना के खाना चाहिए। कुकर में बना के खाने से क्या होता है ना, स्टार्च भी साथ में आता है। यानी हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सभी तरह की चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, सभी चीज़ों को अपने थाली में शामिल करेंगे और इससे हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। डॉक्टर मनीषा और डॉक्टर मृदुला, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार, नमस्ते।